एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू माई चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले 9th क्लास का थर्ड चैप्टर, जो कि है आपका एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। स्टूडेंट्स, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी कंसेप्ट भी है। अगर आप इसको एक बार समझ गए तो हमेशा काम आएगा। ये केमिस्ट्री का बेसिक कंसेप्ट है। इसके बिना केमिस्ट्री स्टार्ट मतलब बेसिक पॉइंट होता है, यहाँ से कोई चीज स्टार्ट होती है। वैसे ही साइंस, केमिस्ट्री कुछ भी है हमारे चारों ओर, वो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बेस से ही स्टार्ट है। तो है क्या एटम एंड मॉलिक्यूल, डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, बने रहिए मेरे साथ इस क्लास में। तो स्टूडेंट्स, एटम क्या होता है? जब ना कोई इंसान होता है, जैसे कि कोई साइंटिस्ट थे हमारे, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया मैटर लिया। मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई द स्पेस, उसको बोला गया मैटर। तो ना एक 500 बीसी में एक साइंटिस्ट है हमारे, महर्षि कनद। इनके मन में क्वेश्चन अराइज हुआ कि कोई भी चीज बनती है वो कैसे बनती है, क्या उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। तो उन्होंने किसी मैटर को लिया, माना कि मैटर लिया, ब्रेक करते गए। तो उन्होंने पाया कि जो स्मॉलेस्ट होता है किसी भी मैटर का एरिया, वो क्या नाम दिया उन्होंने उसको नाम दिया उन्होंने परमाणु। ठीक है, किसको नाम दिया? स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ए मैटर। ठीक है, समझ आ गया। फिर साइंस है, डेवलपमेंट का नाम है। फिर सर्च की साइंटिस्ट। नेक्स्ट आए आपके पखडू कट्यामा। ठीक है, इन्होंने साइंस के बारे में स्टडी की। इन्होंने बोला कि जो मैटर है वो अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो और उसको स्मॉल जो तोड़ा जाए उसका पार्ट बोला जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट उसी सेम ईरा में आपके ग्रीक साइंटिस्ट थे। एक थे आपके डोक्रेटस एंड ल्यूसिपस। इन्होंने बोला कि जो मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसको नाम दिया इन्होंने एटम। ठीक है, फिर ये नाम चला आपका एटम। पहले क्या बोलते थे? परमाणु। फिर उसके बाद क्या दिया? एटम। फिर क्वेश्चन अराइज हुआ, साइंस है, कंफ्यूजन होगी, क्वेश्चन अराइज होंगे तभी तो डेवलपमेंट होगी। तब क्वेश्चन अराइज हुआ। एंटोन वॉन लिवरसट एक साइंटिस्ट थे और एक थे प्रोस्ट, जोसेफ प्रोस्ट। उन्होंने सोचा कि कैसे कोई दो सब्सटेंस एक दूसरे के साथ मिक्सअप होते हैं, ऐसा क्या होता है, क्या फॉर्मूला अप्लाई होता है। तब बना आपका लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। मतलब लॉज क्या है इसकी? केमिकल कॉम्बिनेशन के। तो उस टाइम पे उन्होंने दो लॉज दिए। अब पहले ये समझो लॉज होते क्या है। लॉज ऑफ क्या पढ़ रहे हैं हम? केमिकल कॉम्बिनेशन। पहले नाम से सोचो क्या बात की गई है। ठीक है, बोलते हैं क्या बात है। तो क्या बात है, कोई और बोले तो बोलते क्या बात है, बट साइंस के टर्म में भी सोचो क्या बात है इसमें। देखो, लुइस लॉज क्या होते हैं? जो ट्रुथ होते हैं कि ऐसा ही होगा, हमेशा ही होगा, वो होते हैं आपके लॉज। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस होती है, केमिकल एक चीज से दूसरी चीज बनती है, तो उसमें क्या होता है? केमिकल रिएक्शन। तो वो कंबाइन कैसे करते हैं, उसके ऊपर जो लॉज बने, किसने दिया था? एंटोन लेवेसर एंड साथ में आपके प्रोस्ट थे, जोसेफ प्रोस्ट साइंटिस्ट थे। उन्होंने दो लॉज दिए। फर्स्ट, लॉ ऑफ ए कंजर्वेशन ऑफ ए मास। ठीक है, उन्होंने बोला कि जो मास है किसी भी चीज का, वो नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एक चीज से दूसरी चीज बनेगी, ऐसा नहीं कि एक चीज से मतलब दूसरी चीज का पता ही नहीं है। चाहे वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट होगा, या जब दो चीजों को मिक्स होगा तो वो कंजर्व होगी। ठीक है, दो चीजें थी, माना इतनी छोटी छोटी चीजें, उनको मिक्स किया तो इतना बन गया। ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ बनेगा। ठीक है, तो उसके बारे में एंटोन वॉन लेवेसन ने बात की थी। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। साइंस विदाउट एक्सपेरिमेंट नहीं चलती, तो एक्सपेरिमेंट किया। अलग अलग सॉल्ट लिए, देखो चार्ट लो, देखो कौन कौन से लिए इन्होंने। अलग अलग 3 टाइप्स के अलग अलग सॉल्ट लिए। इन्होंने ऑब्जर्व किया, एक बेकर लिया, उसमें क्या किया इन्होंने, उसको एक में सॉल्वेंट में मिक्स कर दिया एक को। ठीक है, एक चीज को मिक्स कर दिया, दूसरे को उन्होंने एक
टेस्ट ट्यूब, दूसरी टेस्ट ट्यूब भी उसमें मिक्स करके रख दिया। फिर क्या हुआ, ऑब्जर्व किया तो उसमें कोई चेंज नहीं था, ठीक है। बट जब उन्होंने जो वो लिया था, जैसे बीड टाइप बोल सकते हो आप, उसको क्या किया, मिक्स किया, ठीक है। फिर क्या हुआ, मास कंजर्व हो गया, मतलब जो मास मिक्स किया था वो डबल हो गया, मतलब बढ़ गया। तो मतलब उससे समझ आया कि केमिकल रिएक्शन हुई। केमिकल रिएक्शन भी आपके मास को खत्म नहीं कर सकती, ठीक है। समझ आ गया, लॉ ऑफ ए कंजर्वेशन ऑफ ए मास, ठीक है। नेक्स्ट लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसमें बात क्या की थी, कांस्टेंट मतलब सेम, प्रोपोर्शन मतलब उसकी क्वांटिटी, मतलब कोई भी चीज अगर मिक्स होती है तो वो कांस्टेंट कंपोजिशन में ही होगी, अगर ज्यादा या कम होगी तो वो कुछ और बन जाएगा, ठीक है। माना आप कुछ बना रहे हो, ठीक है, घर पे आपको किसी को ये चीज खानी है, मतलब चाय ही बना रहे हो, तो एक पीता है आपको 1 शुगर, 1 टीस्पून शुगर एंड 1 टी पीता है, ठीक है। फिर जब ना अगर आप उसमें 2-3 क्या डालोगे, स्पून टी डाल दोगे और 2-3 ही आप शुगर डाल दोगे, तो क्या होगा, कुछ और बन जाएगा या उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा, कुछ ना कुछ फर्क होगा, होगा ना। वैसे ही अगर आपको कांस्टेंट, आपको जो चाहिए, ठीक है, तो वो कांस्टेंट प्रोपोर्शन में होगी। देखो ये पेन है, ठीक है, ये क्या है, इसमें इसमें जो इसको बनाने के लिए जो चीज चाहिए वही होगी। अगर स्मॉल थोड़ा अप डाउन कम कर दिया एक चीज या ज्यादा कर दी तो कुछ और बन जाएगा, तो बोला गया है कांस्टेंट प्रोपोर्शन। जैसे कि वाटर है, अगर इसको बनाना है तो क्या होगा, कांस्टेंट 1:8 की ही रेशियो में होगा, कम या ज्यादा तो कुछ और बन जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल एमोनिया, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये भी 14:1 की प्रोपोर्शन में रहेगा, अगर अलग क्वांटिटी 14:3। अगर इसमें मैं 4 ऐड कर दूं हाइड्रोजन तो कुछ और बन जाएगा, तो उतना जितना जो चाहिए उतना ही होना चाहिए। इससे प्रूफ हो गया कि आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है, समझ आया। ये किससे बना है, एटम से। तो किसने इसके बारे में फर्स्ट टाइम बात की थी, फर्स्ट टाइम इसमें बात की थी साइंटिस्ट थे डाल्टन, उन्होंने इसके बारे में फुल डिटेल में डिस्कस किया था, तो वही आज करते हैं हम। तो देखो क्या बोला था, है आपका वो क्या है, टाइनी पार्टिकल है, किसका, किसी भी मैटर का, ठीक है। और इसको क्या है, देखो ना बहुत स्मॉल चीज है, किससे चीज बनी है, तो हमने पढ़ा था कि एक चीज से दूसरी चीज बन सकती है पर डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, तो नाइदर बी क्रिएटेड और क्या होगा, नॉट डिस्ट्रॉय, ठीक है, समझ गए। फिर ये क्या होगा, एटम क्या होगा, हर एलिमेंट का अलग अलग होगा, ठीक है, अलग अलग प्रोपोर्शन में होगा, तो क्या आ जाएगा, एटम, डिफरेंट एटम, एटम क्या होगा, डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट होगा, समझिए। फिर अगर ना कंबाइन करेंगे चीजें तो कांस्टेंट प्रोपोर्शन में होगी, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ और में मिक्स कर दिया, ठीक है, अलग अलग प्रोपोर्शन होगा तो अलग अलग, अगर प्रोपोर्शन अलग कर दिया जाए तो कुछ और बन जाएगा, ठीक है, प्रोपोर्शन अलग अलग प्रोपोर्शन होगा। फिर इसकी एटम की, जैसे कि एक पर्सन है दूसरा पर्सन है, अलग अलग पहचान है, तो एटम क्या है, अपनी आइडेंटिटी है इसकी, ठीक है, बोलते हैं ना यूनिक आइडेंटिटी, किसकी वजह से, थंबनेल क्या होता है, थंबप्रिंट क्यों मैच करता है, क्योंकि ये सबका डिफरेंट होता है। वैसे हर एटम एक एटम से डिफरेंट होता है, ठीक है। जब केमिकल कॉम्बिनेशन होती है, ठीक है, कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन तो ये कांस्टेंट प्रोपोर्शन में काम करेगा, जितना है उतना ही होगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। अब देखो एटम इतना स्मॉल है तो
क्या जरूरत है उसके बारे में पढ़ने की, क्यों हमें जरूरत पड़ी कि हमें एटम के बारे में जानना चाहिए, ऐसा क्या है। देखो एटम क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है मैटर का। हर चीज जो हमारे चारों ओर है वो किसी ना किसी स्मॉल यूनिट से बनी है। जैसे कि आपको बिल्डिंग खड़ी करनी है तो आप एक इंच यूज करोगे, दूसरी, तीसरी, फिर जाके पूरी दीवार बनेगी। ऐसा नहीं पूरी दीवार उठा के चिपका दी घर पे और घर तैयार हो गया, ऐसा थोड़ी ना होता है। आप क्या करते हो, एक एक करके जोड़ते हो। वैसे ही स्मॉल एटम एटम करके एक आपका पूरा एलिमेंट बनता है। एलिमेंट से फिर कंपाउंड बनते हैं। तो एटम इतना स्मॉल है जो दिखता भी नहीं है, बट हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है एटम के बारे में, क्योंकि हमारे चारों जो भी चीज एग्जिस्ट करती है उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट एटम की डिफरेंट होती है। इसलिए हमें उसके बारे में डीपली अंडरस्टैंड करने के लिए कि ये चीज हमारे लिए जरूरी है या नहीं है, तो उसके जानने की जरूरी के लिए हमें एटम के बारे में पढ़ना जरूरी है। ठीक है, समझ गए। फिर हर एटम क्या होता है, डिफरेंट होता है दूसरे एटम से। एटम एटम करके आपका एलिमेंट बना। ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट है एटम किसी एलिमेंट का। ठीक है, तो फिर एलिमेंट क्या है, एलिमेंट में क्या एटम प्रेजेंट होते हैं? यस, एलिमेंट क्या बनता है, एटम से बनता है। तो एलिमेंट है क्या? ठीक है, एलिमेंट सिंबल क्या है वो पढ़ते हैं। जैसे कि क्या होता है, एक एटम दूसरे एटम से मिलके क्या बनाता है, आपका एलिमेंट। ठीक है, तो अब एक जैसा है, मतलब सेम है वो थ्रू आउट, तो वो हो गया। तो जब वो मिक्स हो गया, सिंगल एग्जिस्ट करता है, तो वो क्या होता है, एलिमेंट। ठीक है, तो एलिमेंट क्या होता है, अलग अलग एलिमेंट अलग अलग होता है, अलग अलग प्रोपोर्शन में होता है, और एलिमेंट हमारे लिए जरूरी भी है। तो उसको कैसे लिखते हैं, तो उसको बोलते हैं आप सिंबल। ठीक है, पहले क्या होता था, जो जहां से मिला वहां से उसका नाम दिया। ठीक है, जैसे कि आ गया आपका कॉपर, तो इसका नाम दिया था साइप्रस, जहां से ये मिला था। ठीक है, गोल्ड, गोल्ड का कलर येलो होता है, तो ये था आपका, अलग लैंग्वेज में जैसे गोल्ड है उसको येलो बोलते हैं, तो गोल्ड दिखता येलो है इसलिए उसका नाम गोल्ड पड़ गया। तो पहले होता था ऐसे कि अलग जहां पे जो चीज मिली वहां से वो चीज ले ली और एक्सेप्ट कर ली और उसको वैसा ही नाम रख दिया। बट बाद में ऐसा, मतलब जैसे कि हमारे यहाँ है, क्या बोलते हैं, किसी चीज को कुछ और बोलते हैं। 5-10 किलोमीटर या अलग जगह चले जाओ तो क्या होगा, उसी चीज को कुछ और बोलेंगे। कंफ्यूज, दिमाग खलचल, तो क्या होता है, एक मतलब IUPAC, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन है, जिन्होंने एलिमेंट्स को अलग अलग सिंबल दिए, अपनी पहचान दी। ठीक है, कि हाँ ये ऐसा है, ऐसा होगा, तो उसको बोला IUPAC नाम बोला गया। हर एलिमेंट का अलग अलग दिया गया जो हर जगह सेम होता है। ठीक है, इसके बारे में साइंटिस्ट ने बहुत सर्च की और कॉमन चीजें निकाली और उसको नाम दिए। ठीक है, पर इसको लिखते कैसे हैं, जैसे कि क्लोरीन एक एलिमेंट है, क्लोरीन, इसको कैसे लिखेंगे। अब नोट याद रखना, जैसे कि किसी एलिमेंट का नाम लिख रहे हो तो फर्स्ट लेटर कैपिटल, सेकेंड लेटर स्मॉल। ठीक है, क्लोरीन। ठीक है, ऐसा नहीं कि दोनों सेम हो, कैपिटल होंगे, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, तो एक कैपिटल होगा, सेकेंड स्मॉल होगा। जैसे आयरन, इसको लिखते हो आप FE, ऐसे नहीं लिखोगे, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। करेक्ट वन इज FE। ठीक है, समझ के। देखो चार्ट को देखो, अलग अलग एलिमेंट है, इनके अलग अलग सिंबल है। ठीक है, समझ गए, क्लियर हो गया, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। एलिमेंट्स के सिंबल आपको याद करना बहुत जरूरी है। अगर एलिमेंट्स के सिंबल याद नहीं होंगे तो आपको पता ही नहीं लगेगा। मैंने माना आयरन FE लिखा है, अब आप कंफ्यूज रहोगे कि आयरन क्या है, FE क्या है, तो सिंबल्स याद करना जरूरी है। अब
बहुत टफ नहीं है कि कैसे कितने नाम है, देखो चार्ट में, ऐसा नहीं है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, बार बार देखोगे, तो आपको ये चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, समझ गए। अब देखो स्टूडेंट्स, हर चीज का अपना अपना मास होता है ना। जैसे कि मेरा वेट अलग है, किसी और पर्सन का वेट अलग है, कोई और कैसे दिखता है वो वेरी करता है। तो क्या पढ़ेंगे अब हम? एटम का मास, इसको बोलेंगे एटॉमिक मास, और कंसेप्ट करेंगे एटॉमिक मास यूनिट के बारे में। ठीक है, अभी क्या, अलग अलग चीज का अलग अलग वेट होता है। वैसे ही हर एलिमेंट का अपना अपना मास होता है, वेट होता है। तो उसको कैसे मेजर किया जाएगा? तो उसको टर्म में मेजर किया जाए एटॉमिक मास। देखो, माना कार्बन ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 3 ग्राम कार्बन एंड 4 ग्राम ऑक्सीजन। ठीक है, ऐसे ले लिया। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं 4/3। कार्बन क्या है? 4/3 है ऑक्सीजन के कंपेयर में। बट ना, जैसे कि मेजर किया जाए तो जैसे कि यूनिट निकाले गए। ठीक है, जो AMU है उससे क्या किया गया? मेजर किया हर चीज को। ठीक है, क्या बोला है? एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, क्या है? AMU। ठीक है, बट अब इसको मेजर किया जाता है U से, यूनिफाइड मास। ठीक है, किसका है? हर एटम का अलग अलग है। कैसे मेजर किया? माना जैसे कि अब कार्बन और ऑक्सीजन का लिया गया, जैसे कि एक लिया गया 100 ग्राम, दूसरा आ गया 133 ग्राम। ठीक है, तो जब ये मिक्स हुआ तब बोला गया कंपाउंड। ठीक है, बन गया। बट जब सिंगल निकालना हो ना कि एग्जैक्ट मेजरमेंट क्या है, तो आप कैसे निकालोगे? तो देखो, ये आ गया यूनिफाइड मास, इसके थ्रू आप क्या मेजर करते हो? किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास। ठीक है, तो एटॉमिक मास यूनिट होता क्या है? देखो स्टूडेंट्स, पहले क्या लिया गया कि ऑक्सीजन को स्टैंडर्ड यूनिट लिया गया, 1/16 आ गया। क्या ऑक्सीजन? बट क्या हुआ, क्यों लिया गया? क्योंकि ये बहुत एलिमेंट से कंबाइन करता है। जो इसका मास है वो होल नंबर है और एटम के साथ। ठीक है, तब करके आप क्या लिया गया? ऑक्सीजन। बट इससे सेटिस्फाई नहीं हुए क्योंकि इससे एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं होती। देखो स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी क्लास का कोई मॉनिटर चूज करना है, तो आप किसको चूज करोगे? जो डेली आता हो? ऐसा थोड़ी ना जो डेली नहीं आता हो, या वो बहुत रिएक्टिव है, वो किसी को भी मारे जा रहा है, किसी के साथ भी रिएक्ट किया जा रहा है, किसी के साथ भी कुछ भी बिहेव कर रहा है, कभी आ रहा ही नहीं है, वैसे को थोड़ी ना मॉनिटर बनाओगे। आप बनाओगे उसको मॉनिटर जो स्टेबल होगा, और क्या होगा, इसलिए सब उसकी बात भी मान ले और सबसे पोलाइटली भी बिहेव करे। तो इसको रिजेक्ट किया गया। फिर आया आपका कार्बन 12 के केस में, मतलब 1961 में। ठीक है, 1961 में जो आइसोटोप्स है। ठीक है, अब कार्बन को इसलिए भी चूज किया गया क्योंकि उसके क्या है, जो भाई बहन, अगर आपकी क्लास में कोई भाई बहन है, ठीक है, तो आप क्या करोगे? आप उनके साथ पोलाइटली आप उनको और उनसे फेवर करवाओगे, होता है ना ऐसा। बट जो कार्बन है, अब ये कंफ्यूजन, कार्बन के थ्रू आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप्स क्या होते हैं? सेम एटॉमिक नंबर और डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, ये होता है। तो कार्बन के भी तो भाई बहन है, आइसोटोप्स हैं, तो क्यों कार्बन को लिया गया? तो क्यों कार्बन को लिया गया? क्योंकि कार्बन का जो 12 आइसोटोप्स है ना, वो 78% एग्जिस्ट करता है। इट्स मीन उसके भाई बहन कभी कभी आते हैं तो वो स्टेबल नहीं है। कार्बन स्टेबल है। ठीक है, तो वो हमेशा एग्जिस्ट करता है, प्रेजेंट भी रहता है क्लास में, और सब उसकी बात भी मानते हैं। तो कार्बन को स्टेबल माना गया, तो इसलिए इसको स्टैंडर्ड यूनिट लिया गया, एटॉमिक मास यूनिट। तो क्या लिया गया इसका? 1/12 mass of carbon-12 isotopes। ठीक है, ये लिया गया आपका एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, इट्स मीन 1 AMU। ठीक है, कंफ्यूज हो अभी भी? जनरल एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे कि 1 kg है, उसके अंदर क्या आते हैं? 1000 ग्राम। ठीक है, तो
आप बोल सकते हो 1 kg में 1000 ग्राम आते हैं। तो स्टूडेंट्स जब आप मेजर करने चाहते हो तो वैसे ही आपका 1 AMU, ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट, उसमें कितने आएंगे? 1/12 मास ऑफ ए कार्बन एटम, ठीक है। तो एक और एग्जांपल पढ़ते हैं। जैसे कि आपको कोई चीज अगर मेजर करनी है, ठीक है, आप कहाँ जा रहे हो? शॉप पे जा रहे हो। 1 kg आप बोलो शुगर दे दो, तो क्या होगा? वेट वाला होता है ना उसके पास, तो वो उतना क्वांटिटी रखता है। दूसरी साइड आपकी शुगर रखता है, एग्जैक्ट मेजरमेंट करता है और आपको वो सामान दे देता है, बोलता है ले लो अपना सामान। उसने कैसे मेजर किया? स्टैंडर्ड यूनिट रखा गया था कि ये इतना है तो इतना दूसरी चीज होगी। तो वैसे ही आपका ये माना, आपका वो आ गया वेट, ये आ गया आपका शुगर, तो इतनी शुगर आ जाएगी इतनी वेट में, ठीक है। देखो पिक्चर में देखो, इन्होंने क्या लिया है? वाटरमेलन के 12 पीसेस किए हैं। इन्होंने बोला एग्जैक्ट पीसेस, तो इन्होंने बोला है जितने इक्वल है इतना ही दूसरा इक्वल होगा। तो स्टैंडर्ड यूनिट लिया जिसको बोला गया FMU, ठीक है। समझ गए कि ये स्टैंडर्ड यूनिट है। और कार्बन 12 के आइसोटोप को यूज क्यों किया गया? क्योंकि ये स्टेबल है। स्टेबल मतलब ये प्रॉपरली हर काम करता है, माइंड से भी स्टेबल, काम से भी स्टेबल, ठीक है। समझ गए? तो 1 AMU, 1/12 मास ऑफ ए कार्बन 12 आइसोटोप, ठीक है। समझ आ गया? क्लियर हो गया? इसको और क्या बोलते हैं? यूनाइटेड मास, और एक और नाम से बोलते हैं डाल्टन, ठीक है, DA। इससे भी कुछ जगह देखा होगा, कुछ जगह ऐसे मेजर किया जाता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी है? जैसे कि 1 kg 1000 ग्राम, इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू आ गया आपकी 1.66056 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है। समझ गए? 1 AMU 1.66056 10⁻24 ग्राम के बराबर। क्लियर हो गया? स्टैंडर्ड यूनिट लिया गया, इससे आप कैलकुलेट कर सकते हो आपके एटॉमिक मास को, ठीक है। आई थिंक आपके एटम के बारे में क्लियर हो गया। ये तो आ गया किसी एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है एटम के रूप में एग्जिस्ट करता है। बट जैसे कि क्या एक ही एलिमेंट रहता है हमारे चारों ओर? नहीं, एक या दो एलिमेंट क्या होते हैं? मिलके रहते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? उसको मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो वो क्या होता है उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू स्टूडेंट।